नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर अब तक अनिका भी किंग के कमरे में आ जाती है और जब वो यहाँ पर आती है तो देखती है कि स्वाति मल्होत्रा और बूढ़े किंग तो रोहित को बड़ा ही घूर घूर कर देख रहे थे। उन दोनों को इस तरह से देखता हुआ देखकर अब अनिका अपने मन में कहती है, हो ना हो मिस्टर मारवान ने जरूर कुछ न कुछ तो बड़ा कांड किया ही है, इसलिए तो माँ और नाना जी दोनों इतने गुस्से में हैं और वो ऐसे मिस्टर मारवा को देख रहे हैं। लेकिन आखिर इन्होंने किया क्या है। जहां एक तरफ अनिका के मन में ये सवाल था तो दूसरी तरफ मल्होत्रा हाउस में अंजलि ने अभी तक सब कुछ बना दिया था और उसके बाद खाने को बनाने के बाद अब वो सर्वेंट से कहती है ये सब कुछ डाइनिंग टेबल पर रख दो और हाँ ये ड्राई फ्रूट्स के लड्डू हैं, इसे श्वेता के लिए पैक भी कर दो। वो अगर ऐसे टाइम पर ये सब खाएगी तो उसके लिए अच्छा होगा और बाकी सभी को सर्व कर देना। ये सुनते ही वो सर्वेंट भी कहते हैं ओके मैडम, और इधर सर्वेंट को इंस्ट्रक्शन देने के बाद अब अंजलि मल्होत्रा वहाँ किचन से बाहर आ जाती है। तो जैसे ही अंजलि किचन से बाहर आई तो अब नानी माँ उनसे कहती है अब तुम भी थोड़ा सा आराम कर लो बेटा, और तुमने क्या सब कुछ लगा रखा है। अरे इतना काम कौन करता है। जब घर में हमारे नौकर चाकर हैं तो फिर कभी तुम किचन में खड़ी रहती हो, कभी तुम गार्डनिंग करती रहती हो। देखो ये सब चीजें छोड़ो, हर वक्त कुछ ना कुछ करती ही रहती हो। इस बात पर अब किशन मामा भी कहते हैं हाँ माँ आप बिल्कुल सही कह रही हैं। रोज रात 12 बजे सोती हैं अंजलि और देखो ना सुबह फिर से 6 बजने से पहले ही उठ खड़ी होती हैं। वो और पूरा दिन आराम भी नहीं करती। यहाँ पर अब ये सभी एक दूसरे के साथ बातें करते हैं कि तभी यहाँ पर स्टाफ ने आकर डाइनिंग टेबल पर सारी की सारी डिशेज को रख दिया था जैसे अंजलि ने उन्हें कहा था। ये देखकर अब अंजलि मामी कहती है खाना लग चुका है, इसलिए आप सभी चलकर अपना अपना खाना खा लीजिए। आओ सभी एक साथ खाते हैं। ये सुनते ही सभी अब अपनी जगह से उठकर डाइनिंग टेबल के पास जाकर अब अपनी अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। तो वहीं श्वेता अब अपने फ़ोन को ही देख रही थी, जहाँ पर गर्ल्स ग्रुप में सभी श्वेता को यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन विश कर रहे थे, क्योंकि अब तक श्वेता की प्रेगनेंसी की न्यूज़ यहाँ पर मोस्टली सभी लड़कियों को पता चल गई थी। और श्वेता अब सभी को ही रिप्लाई करते हुए थैंक यू सो मच कह रही थी। इधर श्वेता अपने फ़ोन में ही लगी हुई थी कि तभी अंजलि मामी अब श्वेता के फ़ोन को अब उसके हाथ से छीन लेती है और अब अपने हाथ में लेते हुए ही कहती है श्वेता अब आपको स्क्रीन टाइम कम करना होगा। अब यहाँ पर अपनी माँ की ये बात सुनते ही श्वेता कहती है माँ प्लीज़ थोड़ी देर। इस बात पर अब यहाँ पर अंजलि कहती है लक्ष्य बेटा मैंने श्वेता के लिए ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाए हैं, आप अपने साथ उन्हें लेकर जाइएगा, वो भी इस हालत में श्वेता के लिए अच्छे रहेंगे। इस बात पर अब लक्ष्य जी कहते हैं थैंक यू माँ, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। वहाँ माँ ने भी श्वेता के लिए बहुत कुछ बनाया है, मैं आपको बता नहीं सकता। जब से माँ को पता चला है तो माँ भी बस इन्हीं सब चीज़ों में लगी हुई है। लक्ष्य की यह बात सुनते ही अंजलि मामी कहती है अभी श्वेता को थोड़ी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है, और ये कहते हुए है वो सामने प्लेट में रखे हुए एक लड्डू को अब वो श्वेता के मुंह में डालते हुए ही कहती है इसे खाना और खाकर बताओ ये कैसे बना है। वैसे तुम्हें पता है मैंने अपनी प्रेगनेंसी में इसे बहुत ही खाया है। अब यहाँ पर अंजलि की ये बात सुनते ही किशन मामा अब अंजलि की ही तरफ देखते हैं, क्योंकि किशन मामा को अंजलि की इस बात को सुनकर थोड़ा सा अजीब लगता है कि आखिर अंजलि ने इस लड्डू को कब खाया। और वो कुछ कहते नहीं हैं, क्योंकि किशन मामा जानते थे कि अंजलि की प्रेगनेंसी कैसे गई थी, क्योंकि वो राजीव के बच्चों की माँ बनने वाली थी।
इसलिए और जब उसके खुद के बच्चे हुए उस समय अंजलि ने ये कब खाया और सभी, लेकिन अब वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कहते। इधर वो सभी अब अपना फूड एंजॉय करने लगते हैं। तो इधर योगिता जो कि अभी भी ये सब देख रही थी, योगिता अब अपनी माँ से कहती है, माँ आप तो यहाँ पर बुआ को परेशान करने के लिए आई थी ना, लेकिन यहाँ तो आप इस फूड को एंजॉय करने लगी हैं। हमारा यहाँ पर आने का ये मकसद तो नहीं था। वैसे माँ आपने दाल ट्राई की, ये तो सच में बिल्कुल वैसी ही बनी है ना जैसा कि पापा आपको बनाने के लिए कहते हैं। अगर पापा को सच में बुआ के हाथ की बनी हुई दाल अगर उन्होंने अभी खाई तो देखना उन्हें वो कितनी पसंद आएगी। तो आपने बुआ से ये सीखा क्यों नहीं? अरे जब बुआ को ऐसी दाल बनानी आती थी तो आपको ये दाल उनसे सीख लेनी चाहिए थी। ये खट्टी मीठी दाल। और इधर अपनी बेटी की इस बात पर मीनाक्षी, जिसका पूरा का पूरा खून खोल चुका था, वो अब कहती है, तुम बचपन से यहाँ पर आ रही हो ना? क्या आज से पहले कभी भी तुम्हारी बुआ ने ऐसी दाल बनाई है क्या? हाँ बताओ मुझे, क्योंकि मैं तो खुद आज उनके हाथ की ऐसी दाल खा रही हूँ। सच कहूँ मुझे तो ना समझ में ही नहीं आता है कि आखिर इसे तुम्हारे पापा की फेवरेट दाल की रेसिपी कैसे मिल गई। वैसे कुछ भी कहो, खाना है तो बहुत ही अच्छा। सच में अंजलि ने आज खाना बहुत ही अच्छा बनाया है, और वो भी अकेले ही। अपनी माँ की इस बात पर अब योगिता कहती है, हाँ वो तो है, सच में खाना बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर सभी अब खाने को एंजॉय कर रहे थे कि तभी अब खाना खाते हुए ही पीयूष कहते हैं, अंजलि मुझे कटोरी और दाल चाहिए। आज पहली बार मेरी बहन ने मेरी पसंद को ध्यान में रखकर मेरे लिए खाना बनाया है। अब यहाँ पर उसकी इस बात पर अब अंजलि मामी कहती है, मैं तो ऐसी ही दाल बनाती हूँ हमेशा से ही। यहाँ पर सभी अब एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, और इधर सभी अपने फूड को भी साथ में एंजॉय करने लगते हैं। इसके बाद वो सभी अब कुछ देर तक एक दूसरे के साथ बातें करते रहते हैं, और जब यहाँ पर, क्योंकि अब उन्हें देर हो रही थी, तो इसलिए तो अब पूरा फैमिली के साथ एंजॉय करने के बाद सभी अपने अपने घर के लिए जाने लगते हैं। तो वहीं अंजलि मामी अब जब श्वेता जा रही थी तो अब श्वेता से कहती है, देखो श्वेता, अपना ख्याल रखना, और स्ट्रेस तो बिल्कुल भी मत लेना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो माँ के पास आ जाना। अब यहाँ पर अपनी माँ की ये बात सुनते ही श्वेता अब अंजलि मामी को गले लगा कर कहती है, क्या बात है मम्मी, अब तो आप एक डॉक्टर की तरह बातें करने लगी हैं। सच में मुझे नहीं पता था कि मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता चलते ही आप एक डॉक्टर भी बन जाएंगी। ये सुनते हुए यहाँ पर अंजलि मामी कहती है, नरे अपने बच्चे के लिए हर माँ डॉक्टर बन ही जाती है। सभी एक दूसरे से भी यहाँ पर बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ पर सबके जाने के बाद अब अंजलि स्टाफ से कहती है कि आप सब भी खाना खा लीजिए, और उसके बाद साफ सफाई करके अपने अपने क्वार्टर में चले जाइएगा। इधर स्टाफ को सारे इंस्ट्रक्शन देने के बाद अंजलि मामी अब अपने रूम की तरफ जाने लगती है। इधर भाग्यश्री अब अपने रूम में जैसे ही पहुंचती है तो वो सबसे पहले अब उस रूम के दरवाजे को बंद कर देती है, और इसके बाद वो कबर्ड को खोलकर अब अपने पर्स को निकालकर उसमें अब एक सीक्रेट जिप में रखे हुए अपने फ़ोन को निकाल कर अब वो एक नंबर को डायल कर देती है। क्योंकि भाग्यश्री यहाँ पर अंजलि मल्होत्रा तो बनी हुई थी, इसलिए उसने अपने भाग्यश्री वाले फ़ोन को बड़ी ही सिक्योरिटी के साथ यहाँ पर छिपा कर रखा हुआ था। इधर कुछ ही देर के रिंग के बाद सामने से हेलो की आवाज़ आती है। तो भाग्यश्री कहती है, सुनो, वो सारे के सारे प्रूफ कहाँ पर हैं जो आयशा के खिलाफ हैं। देखो, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम वहाँ पर अपना काम अच्छी तरह से कर रही हो, लेकिन एक बार मेरी बात अच्छे से सुनो। ये बात सामने नहीं आनी चाहिए, और वैसे भी राहुल को रोहित बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि अभी यहाँ पर भाग्यश्री ने इतना ही कहा था कि तभी अब उसके रूम का दरवाज़ा नॉक होने लगता है, क्योंकि भाग्यश्री ने पहले ही दरवाजे को अच्छी तरह से बंद किया हुआ था। इधर भाग्यश्री अब अपने फ़ोन पर ही कहती है, अच्छा सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, शायद अभी कोई आ गया है, और एक बात, तुम्हें वहाँ पर जिस काम के लिए भेजा गया है तुम वो काम करो। और ये कहते हुए ही भाग्यश्री अब अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देती है।
और उसे डिस्कनेक्ट करने के बाद अब वो इसे फिर से स्विच ऑफ कर देती है और अब जल्दी से वो इस फ़ोन को फिर से अपने पर्स में रख देती है और उस कबर्ड में अब उस पर्स को भी कबर्ड में रख देती है। यहाँ पर भाग्यश्री ने सब कुछ पहले की तरह ही कर दिया था, जिसे देखकर कोई भी ये नहीं बता सकता था कि यहाँ पर क्या हुआ है। और अब वो अपने आप को नॉर्मल करते हुए ही अब दरवाजे के पास जाकर अब दरवाजे को खोल देती है। भाग्यश्री ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने किशन मामा को देखकर अब वो कहती है, आप यहाँ पर इतनी जल्दी? मेरा मतलब है कि आप तो गार्डन में नाइट वॉक के लिए जाते हैं ना। इस बात पर अब किशन मामा कहते हैं, वो तो मैं नहीं गया हूँ आज, लेकिन तुम दरवाज़ा बंद करके क्या कर रही थी अंजलि? किशन की इस बात पर अब अंजलि मामी कहती है, किशन, मैं बाथरूम में शावर लेने के लिए जा रही थी। ये सुनते ही अब किशन मामा कहते हैं, ओ आई एम सॉरी, तो तुम जाओ अंजलि, मैं नाइट वॉक के लिए ही जा रहा हूँ। इस बात पर अब अंजलि मामी कहती है, आप यहाँ आए क्यों थे, वो तो बताइए, क्योंकि अगर आपको नाइट वॉक पर ही जाना था तो आप नाइट वॉक पर चले जाते ना। इस बात पर अब किशन मामा कहते हैं, अरे वो तुम्हारे हाथ बना स्पेशल काढ़ा पीना है ना, तो बस मैं इसीलिए यहाँ पर आया था, क्योंकि तुम्हारे हाथ का वो स्पेशल काढ़ा सच में बहुत ही अच्छा होता है। इस बात पर अब अंजलि कहती है, अभी तो बिल्कुल भी नहीं, कल सुबह ही मिलेगा, अब मैं बहुत ही थक चुकी हूँ। इस बात पर अब किशन मामा कहते हैं, ओके, और ये कहते हुए वो वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ अंजलि मामी उनके जाने के बाद एक गहरी लंबी सांस लेती है और वो अब अपने मन में सोचती है, मुझे अब और भी ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा, या मैं जिस काम के लिए आई हूँ मुझे उसे अब हर हाल में ही पूरा करना ही होगा। या भाग्यश्री इधर अपनी ही सोच में थी, तो इधर दूसरी तरफ पेरिस में राजमहल में आलिशा प्रिंसेस लतिका के कमरे की तरफ बढ़ गई थी और अब वो यहाँ पर लतिका के साथ उसके कमरे में थी, लेकिन वो इधर अपनी ही सोच में खोई हुई थी। इधर आलिशा को इस तरह से सोच में देखकर अब लतिका कहती है, रानी माँ, क्या हुआ है, आप इस तरह से क्यों खोई हुई हैं? आप जब से मेरे कमरे में आई हैं तो आप फिजिकली तो मुझे मेरे कमरे में दिखाई दे रही हैं, लेकिन मेंटली नहीं। आप क्या सोच रही हैं? लतिका की इस बात पर अब आलिशा कहती है, ऐसी तो कोई बात नहीं है, आपकी रानी माँ तो बिल्कुल ठीक है। अब चलो आप फ्रेश हो जाओ और हम भी फ्रेश हो जाते हैं। इस बात पर लतिका कहती है, रानी माँ, हम तो हो जाएंगे, लेकिन अभी हम आपको गाना गा कर सुनाएंगे, क्या आप सुनेंगी हमारे गाने को? लतिका की इस बात पर अब आलिशा कहती है, बच्चा, अभी हमारा बिल्कुल भी मन नहीं है, वो क्या है ना कि हमारे सिर में काफ़ी दर्द हो रहा है, इसलिए। ये सुनते ही अब लतिका कहती है, अरे तो आपको ये बात हमें पहले बताना चाहिए था ना कि आपको सिर में दर्द है। हर बार आप हमारी चंपी करती हैं ना, तो इस बार हम आपकी चंपी करेंगे। आपको देखना, जब हम अपने हाथों से आपकी चंपी करेंगे ना रानी माँ, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। लतिका की बात को सुनने के बाद अब यहाँ पर रानी आलिशा हाँ में अपने सिर को हिला देती है, तो वहीं लतिका भी अब अपने बेड से उठकर जल्दी से अब अपने कबर्ड में से एक टॉवल को लेकर अब उसके बाद अब वो ड्रेसिंग मिरर के पास से अपने हेयर ऑयल को लेती है और साथ के साथ वो वहाँ से एक कोम को भी लेकर फिर से वापस आ जाती है। और वो यहाँ पर आलिशा से कहती है, आप बैठिए, हम आपकी अच्छी तरह से चंपी करेंगे। लतिका की ये बात सुनते ही आलिशा भी वहां पर बैठ जाती हैं, तो वहीं लतिका आलिशा के कंधे के आसपास टॉवल को लपेटकर अब वो कहती हैं, अब आपकी ड्रेस में ऑयल नहीं लगेगा रानी माँ। इसके बाद अब वो यहाँ पर आलिशा के बालों को एक एक करके हेयर पिन्स को निकालकर अब वो आलिशा के बालों की चंपी करने लगती है और साथ ही साथ वो इस बात का भी ध्यान रखती है कि ऑयल की एक भी बूंद भी उसकी रानी माँ के कंधे पर ना गिरे। यहाँ पर आलिशा भी अब लतिका के द्वारा की कर रही इस चंपी में मानो कहीं खो सी जाती है,
कि तभी अब यहाँ पर लतिका के रूम का दरवाज़ा नॉक होने लगता है। उसे सुनते ही आलिशा कहती है, अंदर आ जाइए। इधर आलिशा ने अभी अपनी बात को ख़त्म ही किया था कि तभी उस रूम का दरवाज़ा खुला तो सामने यहाँ पर अंजलि मामी खड़ी थी, जिनके हाथों में 2 कॉफ़ी के मग थे। अंजलि मामी ने जब लतिका और आलिशा को ऐसे चंपी करते हुए देखा तो उसके चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है और वो कहती है, आलिशा, हम आपके लिए कॉफ़ी लेकर आए हैं। अंजलि मामी की इस बात पर आलिशा कहती है, जी आप उसे यहाँ साइड की टेबल पर रख दीजिए, हम इसे बाद में पी लेंगे। इस बात पर अब अंजलि मामी कहती है, नहीं नहीं आलिशा, अभी पी लो, क्योंकि अभी तुम्हें ये गर्मा गर्म पीने से अच्छा लगेगा। और लतिका, आपकी भी मेहनत बहुत हो गई है, अब बाथरूम में जाकर अपने हैंड वॉश कर लीजिए, क्योंकि आपने आज अपनी रानी माँ को बहुत चंपी कर दी है। अंजलि मामी की इस बात पर लतिका कहती है, ओके, और वो अब अपने बेड से उठकर बाथरूम की तरफ चली जाती है। लतिका के बाथरूम की तरफ जाने के बाद अब यहाँ पर अंजलि मामी ने आलिशा के हाथ में अब उसकी कॉफी का मग देती है, और जैसे ही आलिशा के हाथ में कॉफी आती है तो वो उसकी एक सिप लेते हुए ही कहती है, वैसे कॉफी अच्छी है, वैसे बड़े मामा जी कहाँ पर हैं, क्या आपको कुछ पता है? इस बात पर अब अंजलि मामी कहती है, आलिशा, वो तो निखिल और भूमिका के साथ बैठे हुए हैं, उनके साथ कुछ इम्पोर्टेंट बातें कर रहे हैं। ये सुनते ही आलिशा बस एक स्माइल कर देती है। हालांकि आलिशा के मन में अब यहाँ पर बहुत कुछ चल रहा था, क्योंकि वो अपनी रानी माँ को इस तरह से नाराज नहीं देख सकती थी। और लेकिन आलिशा अब ये बात किसी को शो भी नहीं कर पा रही थी। तो इधर लंदन में यशपाल अग्रवाल के पैलेस में यहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी से एक शख्स बाहर निकलता है और उसके बाद वो अपने कदमों को इस पैलेस की तरफ बढ़ा देता है। कुछ ही देर की वॉकिंग डिस्टेंस के बाद वो जब यहाँ पर इस पैलेस में ऊपर पहुँचता है तो रूम के बाहर खड़ा होकर अब वो दरवाजे को नॉक करने लगता है। इधर कुछ ही देर के बाद जैसे ही दरवाजा खुला तो सामने विक्रांत अग्रवाल खड़ा था। उसे देखकर अब वो शख्स कहता है, अंदर चलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये सुनते ही अब विक्रांत अपने कदमों को अंदर की तरफ ही बढ़ा देता है और अब वो दरवाजे को फिर से बंद कर देता है। अब दरवाजे को बंद करने के बाद अब विक्रांत के सामने आकर अब उसे यहाँ पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए ही कहता है, एक काम तुम ठीक से कर सकते हो, बिल्कुल अपने बाप पर गए हो। अरे जो काम तुम्हें ठीक से करना चाहिए था वो भी तुमने नहीं किया। इधर विक्रांत अब यहाँ पर अपने गाल पर अब अपना हाथ रखते हुए ही कहते हैं, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? विक्रांत की इस बात पर अब वो शख्स कहता है, वो किंग यहाँ तक कैसे आया? और तो और मुझे यशपाल अग्रवाल को खुला चैलेंज देकर गया है। हाउ इज दिस पॉसिबल? और मुझसे सबसे पहले ये बताओ कि वो राजेश्वर कहाँ मर गया है, क्योंकि यहाँ पर विक्रांत को थप्पड़ मारने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद यशपाल अग्रवाल ही थे। और अब वो कहते हैं, अरे इतना सब कुछ हो गया लेकिन उसका तो कुछ पता ही नहीं है, कहाँ गायब हो गया है वो? इस बात पर अब विक्रांत कहते हैं, दादाजी मुझे भी इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। इस बात पर अब यशपाल अग्रवाल अब अपनी ही सोच में थे। इधर कुछ ही देर तक सोचने के बाद अब वो कहते हैं, डायमंड ड्रग सेफ तो है ना? अब अपने दादाजी की इस बात पर विक्रांत कहते हैं, हाँ वो सेफ है। ये सुनते ही अब यशपाल अग्रवाल फिर से अपने दिमाग में कुछ सोचने लगते हैं और अब वो यहाँ पर उस रूम की विंडो के पास जाकर बाहर देखने लगते हैं और अब अपने मन में ही कहते हैं, कुछ तो गड़बड़ जरूर है, मेरे पीछे से यहाँ से कुछ तो हुआ है यहाँ पर मेरी एब्सेंस में, लेकिन वो हुआ क्या है? क्या कुछ तो ऐसा है जो मेरी समझ से बाहर है। एक तो मुझे इस विक्रांत के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है ना कि मेरा मन तो कर रहा है कि मैं इस विक्रांत को जान से ही मार दूं। समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो आयशा कहाँ पर है और वो किंग उसे कहाँ पर लेकर गया होगा। और सबसे बड़ी बात कि ये राजेश्वर वो कहाँ पर मर गया है। अरे इतना अच्छा खासा हमारा प्लान यहाँ पर कामयाब हो रहा था, लेकिन किंग ने बीच में आकर सारा का सारा खराब कर दिया। और ये नालायक, इसने कुछ क्यों नहीं किया? वो किंग यहाँ आयशा को यहाँ से कैसे लेकर जा सकता है?
और मुझे अब वहाँ पर जाना ही होगा। यहाँ क्या क्या वाकई में डायमंड ड्रग सेफ है या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हमें दिख रहा है वो है ही नहीं। यहाँ यशपाल अग्रवाल अपनी सोच में थे, तो वहीं दूसरी तरफ इधर पेरिस में बूढ़े किंग के पैलेस में रिया यहाँ पर अपने दोनों ही भाइयों के साथ मिलकर टेरेस को अच्छी तरह से डेकोरेट करने में लगी हुई थी, क्योंकि उसकी मम्मा ने कहा था कि आज वो डिनर आज वो यहाँ पर टेरेस पर ही अपना समय बिताएंगे। तो वहीं इधर अनंता किचन में खाना बनाने की पूरी तैयारी करने में लगी हुई थी। हालांकि खाना अनिका को बनाना था, लेकिन किंग ने उसे बुला लिया था। इसकी वजह से अनिका वहाँ से चली गई थी। और अनिका ने कहा था कि वो चॉपिंग का पूरा काम कर दे, बाकी का काम अनिका खुद ही कर लेगी। इधर वहीं दूसरी तरफ बूढ़े किंग के रूम में स्वाति मल्होत्रा और बूढ़े किंग दोनों ही अभी रोहित को अभी भी देख रहे थे। इधर स्वाति अब रोहित से कहती है, तुमने डायमंड ड्रग को कैसे चुराया रोहित, और क्या तुमने उसे अपने हाथ में पकड़ा हुआ था क्या? अब स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनते ही रोहित कहता है, माँ सबसे पहले आप शांत हो जाइए और मेरी बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप कुछ ज़्यादा ही पैनिक कर रही है। लेकिन उसके लिए आपको अब मैं जो भी कुछ बताने वाला हूँ आपको वो ध्यान से सुनना होगा। रोहित की इस बात पर स्वाति मल्होत्रा कहती है, अरे वो सब कुछ मुझे नहीं पता है रोहित, तुम बस मुझे सच बताओ, क्योंकि हमारे लिए सच जानना बहुत ही जरूरी है। स्वाति की इस बात पर रोहित कहता है, क्या आपको वाकई में सच जानना है? हाँ। ये बात सुनते ही यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा हाँ में अपने सिर को हिला देती है कि तभी किंग के रूम का दरवाजा फिर से नोक होने लगता है। दरवाजे की आवाज को सुनकर अब किंग कहते हैं, अभी कौन हो सकता है? इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, मैं देखती हूँ। और ये कहते हुए ही वो दरवाजे के पास जाकर जब उसे खोल देती है तो सामने अपने दोनों ही हाथों को कमर पर रखकर यहाँ पर रिया खड़ी थी। रिया को ऐसे पूरे एटीट्यूड के साथ खड़ा हुआ देखकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, क्या बात है रिया, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? स्वाति की इस बात पर रिया कहती है, आप सभी कौन सी पर्सनल मीटिंग कर रहे हैं? मैं यहाँ पर डैड को ढूंढते हुए ही आई हूँ। वैसे क्या मेरे डैड अंदर ही हैं? इस बात पर अब स्वाति हाँ में अपने सिर को हिला देती है। तो स्वाति के इस रिएक्शन को देखकर अब रिया के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, और वो जैसे ही अंदर आती है तो उसे देखकर अब सभी के चेहरे पर के एक्सप्रेशन अब अचानक से ही बदल जाते हैं। इधर रिया अब बूढ़े किंग के पास जाकर अब उनके हाथ को पकड़कर कहती हैं, बड़ी आपको काम के अलावा और कुछ भी नहीं सूझता है क्या? हाँ, ये हमारा फैमिली टाइम है, और आप हैं कि अभी भी यहाँ पर मीटिंग लिए जा रहे हैं? हाँ, आपने यहाँ पर मामा को, डैडी को, मेरी नानी माँ को, सबको यहीं पर ही एकत्रित किया हुआ है। इट्स नॉट गुड बडी, सो लेट्स एंजॉय इट, क्योंकि ये हमारा एक फैमिली टाइम है। वैसे मेरी ब्यूटीफुल लेडी आपसे मिलने के लिए ही तो आई थी, अब वो कहाँ है? क्योंकि वो तो यहाँ पर आप लोगों के अलावा दिखाई ही नहीं दे रही। इधर यहाँ पर जैसे ही रिया ने ये सवाल इस कमरे में किया, रिया के इस सवाल पर तो अनिका हैरानी से बस रोहित को ही देख रही थी, क्योंकि यहाँ पर उनकी माँ स्वाति मल्होत्रा भी थी, और रिया ने ये बात अब यहाँ पर छेड़ दी थी। तो वहीं रोहित से वो यहाँ पर अपनी आंखों के इशारे से कहती है, क्या रिया सच बोल रही है? क्योंकि अनिका को भी इसके बारे में नहीं पता था कि यहाँ पर रानी अवंतिका उससे पहले ही आई हुई है, क्योंकि जब अनिका यहाँ पर आई थी उससे पहले ही रानी अवंतिका लैब में चली गई थी। अब अनिका की इस बात पर रोहित हाँ में अपनी पलकों को झपका देता है। इधर रोहित के जवाब ने तो अनिका के होश ही उड़ा दिए थे कि ये क्या हो गया, और अब वो बूढ़े किंग को हैरानी से देखते हुए ही अब अपने मन में ही सोचती है, इन्हें राजमाता अवंतिका के बारे में कैसे पता चला? क्योंकि अनिका अभी तक अनजान थी। अनिका को इस बात के बारे में पता ही नहीं था कि रानी अवंतिका यहाँ पर है, क्योंकि वो खुद अभी किंग के सामने नहीं आना चाहती थी, और ये बात अभी अनिका को नहीं पता थी कि आखिर किंग अवंतिका तक कैसे पहुँचे, और अवंतिका यहाँ पर कर क्या रही है। और अब क्या इन्हें ये भी पता चल गया कि मैं और मिस्टर मारवा उनके जिंदा होने का सच पहले से जानते थे।
यहाँ अनिका के मन में बहुत सारे सवाल अब अचानक से ही पैदा हो गए थे। तो इधर अनिका अपनी ही सोच में थी, तो वहीं लैब के अंदर अभी अवंतिका अपने काम में बिजी थी। वो रोहित के ब्लड टेस्ट कर रही थी और साथ के साथ सभी रीडिंग को वो वहाँ पर एक एक पेपर के ऊपर लिख रही थी। इधर अवंतिका के मन में भी ढेरों सारे सवाल थे। वो यही सोच रही थी कि क्या मिस्टर किंग ने अभी जो भी किया वो सही भी है या फिर नहीं। वैसे रिया कहीं स्वाति के सामने मेरा जिक्र ना कर दे, क्योंकि यहाँ पर खुद अवंतिका को भी रिया के आने से डर हो गया था। एक तो पहले ही मुझे ये पता नहीं है कि आखिर किंग को मेरे जिंदा होने का सच कैसे पता चला। अरे मैंने तो उनसे छिपने की कितनी ही कोशिशें की थी। मैं अभी किंग के सामने बिल्कुल भी नहीं आना चाहती थी, लेकिन फिर भी वो मुझ तक पहुंच गए। और अब अगर रिया ने कुछ भी स्वाति के सामने कहा तो फिर मुझे स्वाति के सामने भी आना पड़ेगा। इधर अवंतिका अपनी ही सोच में थी, तो वहीं बाहर रिया अब किंग के हाथ को पकड़ कर कहती है, बड़ी मेरे साथ टेरेस पर चलिए ना, मुझे आपकी और डैड की हेल्प चाहिए। रिया की इस बात पर अब बूढ़े किंग कहते हैं, आपने अपना आज का शेड्यूल पूरा किया रिया। बूढ़े किंग की इस बात पर रिया कहती है, 50% पूरा कर लिया है बड़ी, और बाकी का मैं बाद में कर लूँगी। अब प्लीज़ आप गुस्सा मत आप प्लीज़ गुस्सा मत होना। वेल डैड, ब्यूटीफुल लेडी कहाँ पर है बताइए ना। अब यहाँ पर रिया ने एक बार एक सवाल को पूछने के बाद फिर से वो अपनी ब्यूटीफुल लेडी के बारे में फिर से पूछती है। इधर ये कहते हुए ही रिया की ये बात सुनते ही रोहित कहता है, वो तो आपकी मम्मा के साथ थी ना। इस बात पर रिया अब अपने हाथ को अपने सिर पर मारते हुए ही कहती है, ओफो डैडी, मैं दादी वाली ब्यूटीफुल लेडी की बात नहीं कर रही हूँ। मैं तो ना। अब यहाँ पर रिया ने नानी शब्द का ना ही बोला था कि तभी रोहित अब हाथ को रिया के मुंह पर रखते हुए ही कहता है, रिया आप यहाँ पर मुझे ढूंढते हुए ही आई थी ना, चलो हम चलते हैं। और ये कहते हुए ही रोहित अब यहाँ पर रिया को अपने साथ लेकर उस रूम से बाहर निकल जाता है, क्योंकि वहाँ पर स्वाति मल्होत्रा थी और रिया यहाँ पर अपनी बात को पूरा करती उससे पहले ही रोहित ने उसके मुंह को दबा दिया था। और यहाँ पर उन दोनों को इस तरह से जाते हुए देखकर अब स्वाति, अनिका और बूढ़े किंग के मुंह से अब एक ही बात निकलती है, बाप बेटी दोनों नौटंकी हैं। यहाँ स्वाति मल्होत्रा अब कहती है, यहाँ पर कोई और भी है क्या, क्योंकि रिया के इस सवाल ने यहाँ पर स्वाति के दिमाग में भी एक सवाल छोड़ दिया था, क्योंकि स्वाति को यहाँ पर बस ये सब लोग ही नजर आ रहे थे। इसलिए स्वाति ये पूछ रही थी और अब कहती है, ये रिया किसके बारे में बात कर रही थी, कौन है उसकी ब्यूटीफुल लेडी। इधर स्वाति के इस सवाल पर अब यहाँ पर अनिका कुछ पल तो चुप रहती है, लेकिन जब वो देखती है कि किंग भी अभी खुद चुपचाप खड़े हैं, तो यहाँ पर अनिका कहती है, माँ आप नाना जी से पूछ लीजिए, मुझे तो रात की तैयारी करनी है। अनिका ने यहाँ पर सिचुएशन को भाप लिया था कि अगर वो यहाँ पर अब कुछ देर के लिए और रही तो यहाँ पर शायद उसे उसकी नानी माँ के बारे में सब कुछ अपनी माँ को सच बताना पड़ जाएगा। इसलिए अब ये कहते हुए ही अनिका उस रूम से ऐसे भागती है मानो कि उसके पीछे कोई दौड़ रहा हो। इधर अनिका को इस तरह से भागता हुआ देखकर उसके जाने के बाद वहाँ पर सिर्फ स्वाति और बूढ़े किंग ये दोनों ही थे जो बस अनिका को ही देखते रह गए थे। इधर अनिका के जाने के बाद स्वाति अब किंग से कहती है, आप मुझे कुछ बताएंगे या फिर। अब स्वाति ने इतना कहकर अपनी बात को अधूरा छोड़ दिया था। इधर स्वाति की इस बात पर अब किंग कुछ सोच रहे थे कि तभी अब वो कहते हैं, देखो मेरे पास अभी इतना ज़्यादा समय नहीं है, मुझे लैब में कुछ काम है, और वैसे भी अब तो वो रोहित भी यहाँ से भाग गया है। हमें उससे ना जाने कितने ही सवाल करने थे, लेकिन देखो ना वो तो नालायक है ही, लेकिन उसकी बेटी वो भी उसे यहाँ से आकर ले गई। अब चाहे जो हो जाए इस रोहित से मैं बात कर ही रहूँगा, क्योंकि वो हर बार मेरे इन सवालों से नहीं बच सकता। और ये कहते हुए ही किंग अब अपने रूम से बाहर निकल कर चले जाते हैं। तो वहीं स्वाति अकेली अब इस रूम में खड़ी रहती है। और अब इन सब के जाने के बाद स्वाति कहती है, कमाल है, इन्हें तो लैब में जाना था ना, तो फिर ये बाहर क्यों चले गए।
खैर मुझे क्या, वैसे इनकी लैब तो यहाँ पर इनके कमरे के अंदर ही है ना। एक काम करती हूँ, मैं रिया से ही पूछ लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है इन सब में से तो मुझे कोई कुछ भी नहीं बताएगा। अगर ये लोग कुछ छिपा रहे हैं तो मुझे रिया से ही पूछना होगा। आखिर वो कि अपनी किस ब्यूटीफुल लेडी के बारे में बात कर रही थी। यही सोचकर स्वाति अब उस रूम से बाहर निकलकर अब अपने रूम की तरफ जाने लगती है। यहाँ इस पैलेस में अब डिनर की जोरों शोरों से तैयारियां होने लगती है, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर पेरिस के एक होटल में एक रूम में यहाँ पर करण गुलेरिया और राजीव गुलेरिया दोनों ही धनंजय के बारे में ही बातें कर रहे थे। इधर राजीव अब करण से कहता है, ये भूमिका और निखिल राजमहल क्यों गए हैं करण, क्या क्या काम हो सकता है उन्हें।